हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पारेता फ्रॉम रेजोनेंस कोटा फिजिक्स फैकल्टी। आज हम जो है 10 अप्रैल 2023 का जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है मेमोरी बेस्ड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी फॉर द गिवन नेटवर्क। जो हमें सर्किट दे रखा है इसके लिए हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो इसमें हम देखें सर्किट में, तो ये जो वायर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस वायर की वजह से दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये शॉर्ट सर्किट हो गए। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पोटेंशियल है वो सेम होगा। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो होगा। तो दोनों कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये सी और सी इफेक्टिवली दोनों सीरीज में आ गए। तो अगर दो कैपेसिटेंस जो है वो सी और सी सीरीज में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी, और सी का जो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा C/2। तो यहाँ पे आंसर इज C/2। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे परपेंडिकुलरली फ्रॉम प्लेन मिरर। Virtual and erect image is formed if the plane mirror is moved 4 centimeter towards the object. What will be the displacement of the image? Geometrical optics का क्वेश्चन है। एक प्लेन मिरर इसमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से 12 सेंटीमीटर। इमेज भी जो है वो बनेगी 12 सेंटीमीटर पे। ये इमेज की इनिशियल पोजीशन हो गई है। फिर इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्लेन मिरर को 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये प्लेन मिरर यहाँ से यहाँ आ गया है और इसको हमने डिस्प्लेस किया है 4 सेंटीमीटर। अब प्लेन मिरर यहाँ आ गया है, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी 8 सेंटीमीटर। तो अब जो इमेज बनेगी वो भी प्लेन मिरर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी, यानी ये इमेज की फाइनल पोजीशन हो गई है। इमेज पहले यहाँ थी, अब इमेज यहाँ पे, तो इमेज कितना डिस्प्लेस हो गई है वो हमसे पूछा है। तो हम बाय ज्योमेट्री इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास में 4। ये पूरी डिस्टेंस 12 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज का डिस्प्लेसमेंट है वो 8 सेंटीमीटर होगा, और 8 सेंटीमीटर किधर? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे फाइंड आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है बिटवीन ए एंड बी। ये सर्किट हमें दे रखा है, एक नेटवर्क दे रखा है, इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम देखें तो ये जो पूरा ऊपर का जो नेटवर्क है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाने की वजह से ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है बेकार हो गया है। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो 4 और 4 जो है वो सीरीज में हो जाएंगे। 4 और 4 सीरीज में 8 हो गया है, ये वाला भी 4 और 4 सीरीज में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8, और फाइनली अपने पास ये 16। तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलल में हो गए, तो हम इजीली जो है वो आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। इसको हम इजीली सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। एरर का क्वेश्चन है। इफ एरर इन ABCD इज 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, फाइंड एरर इन। एक फिजिकल क्वांटिटी है रो, वो इस तरह से डिपेंडेंट है इन क्वांटिटीज पे A² B³ अपॉन C √D। तो अगर इसका एरर वाला हम फॉर्मेट लिखें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। मैक्सिमम एरर ही हम बताएंगे इसमें। ये हमने फॉर्मेट बना लिया, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज हमें पुट करनी है। 2 इंटू डेल्टा A/A मीन्स परसेंटेज एरर इन A विच इज 1% प्लस 3 डेल्टा B/B वो दे रखा है हमें 2%, डेल्टा C/C वो हमें दे रखा है 3%, डेल्टा D/D दिस इज डेल्टा D/D, डेल्टा D/D यानी D में परसेंटेज एरर है 4%, दिस इज 4%। तो 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 13% अपना आंसर इसमें आ गया है। तो काफी इजी क्वेश्चन है एरर का। 13% यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज 15 वोल्ट फॉर मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड इज 3 वोल्ट एंड फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड इम्पो। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हमसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है, तो रेशियो हम इजीली कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला ए सी प्लस ए आर अपॉन ए सी माइनस ए आर। कैरियर वेव और जो रिसीवर वेव है उन दोनों के लिए फॉर्मूला है ए सी प्लस ए आर अपॉन ए सी माइनस ए आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 3 अपॉन 15 माइनस 3, यानी अपने पास में 18/12 इसका आंसर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3/2। आंसर इज 3/2 विच इज इन थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम आर गिवन, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी अटेंड फ्रॉम इट। हमें 10-10 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और हमसे पूछा है उनका मैक्सिमम कितना होगा। काफी सिंपल है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आता है, जब सबके सब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो अगर 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 ओम। ये तो हो गया उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और जो आर मिनिमम होगा, आर मिनिमम, वो आर मिनिमम कब आएगा, जब 10-10 ओम के 10 रेजिस्टेंस जो हैं वो अपने पास पैरेलल में कनेक्ट होंगे। अगर पूरे के पूरे 10 ओम रेजिस्टेंस, हर एक 10-10 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा और 10 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, अगर वो सब के सब जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो अपने पास इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 10/10 यानी 1 ओम। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 100 है और मिनिमम रेजिस्टेंस इज 1 ओम। वापस चेक कर लेते हैं। 10 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम ईच आर connected are given, find ratio of maximum resistance and minimum resistance that can be attained from it। 10-10 ओम के 10 रेजिस्टेंस हमें दे रखे, 10-10 ओम के 10 रेजिस्टेंस हैं। अगर सबको हम सीरीज में जोड़ देंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा अपने पास में NR यानी 10 × 10 यानी विच इज 100 ओम। और जो मिनिमम आएगा, मिनिमम के लिए सबको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो 10-10 ओम के अगर 10 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो गए तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी R/N से आएगी वो 10/10 यानी 1। तो जो R मैक्सिमम बाय R मिनिमम होगा, रेशियो पूछा है, R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम, वो आ जाएगा 100/1 यानी ये 100। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फोर्थ ऑप्शन है बट इसमें 100 आना जरूरी है, तो इसका आंसर आएगा 100। मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा अपने पास में 10 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी 100 ओम। और 10 ओम के 10 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो अपने पास आ जाएगा 10/10 यानी 1। तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 100 है, सो रेशियो इज 100। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा बट विद करेक्शन 100 इसमें आंसर आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है 7th में, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 200 न्यूटन, देन इट्स वेट एट अ डेप्थ R/2। इसमें G डैश वाला फॉर्मूला लगेगा, G डैश इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस डेप्थ वाला फॉर्मूला, सॉरी, G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस H/R। H यहाँ पे अर्थ के सरफेस से डेप्थ है, तो G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस H की वैल्यू जो है वो R/2 है, तो ये अपने पास आ जाएगा G डैश इक्वल्स टू G 1 माइनस 1/2 यानी दिस इज G/2। दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो वेट में कन्वर्ट हो जाए। हमें अर्थ के सरफेस पे जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 200, तो यहाँ पे ऊपर 200 लिख देंगे, तो 200/2 यानी ये 100 न्यूटन इसका आंसर हो गया है। यानी अर्थ के सरफेस पे अगर वेट 200 न्यूटन है तो अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ यानी एट अ डेप्थ R/2 जो वेट होगा उस बॉडी का या पार्टिकल का वो 100 न्यूटन आएगा, यानी आंसर इसमें है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसमें फॉर्मूला ये वाला काम आएगा, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये अबव द अर्थ सरफेस H हाइट वाला फॉर्मूला होता है जो मैं लिखने जा रहा था, बट इसमें डेप्थ वाला फॉर्मूला यानी फॉर्मूला यूज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज L। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, व्हाट विल बी द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब वो nth ऑर्बिट में होगा तो nth ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होता है NH/2π, यानी जो L है
वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमें दे रखा है l। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो वहां उसका जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वो n की जगह 2 आ जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, यानी 2l उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी 2l माइनस l यानी l। तो इसका आंसर आएगा l। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज l। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 में, two satellites of masses m and 3m are revolving around the earth in two different orbits of radius r and 3r respectively. Find ratio of their orbital speeds. इसमें दो सैटेलाइट है अलग अलग, दो डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो घूम रहे हैं। एक की ऑर्बिट रेडियस r है, एक की ऑर्बिट रेडियस 3r है, और हमें ऑर्बिटल स्पीड का जो रेशियो है वो पूछा है। ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ऑर्बिट स्पीड का वो होता है अंडर रूट gm/r। यहाँ पे जो r है वो ऑर्बिट की रेडियस होगी, चाहे तो उसको स्मॉल r से भी लिख सकते हैं, रूट gm/r। स्मॉल r ऑर्बिट रेडियस होती है। अब यहाँ पे जो मास होता है ये उस जिस प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है उसका मास इसमें आता है। तो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है फॉर्मूला। सो वी कैन राइट v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। तो यहाँ पे अगर हमें ऑर्बिटल स्पीड्स का रेशियो निकालना है तो v1/v2 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट r2 अपॉन r1। तो दूसरे नंबर का जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट रेडियस दे रखी है हमें 3r और उस वाले की दे रखी है r। सो आंसर इज √3। v1 अपॉन v2 जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √3, यानी दोनों ऑर्बिटल स्पीड्स का रेशियो है √3। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। A particle of mass m moving with the velocity v collides with a particle of mass 2m at rest and it sticks to it. Velocity of combined mass is equal to। एक पार्टिकल है मास का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक दूसरा पार्टिकल 2m मास का जो रेस्ट पे है। तो अगर इसमें हम डायग्राम बनाएं तो ये m मास है, इसकी वेलोसिटी v है, दूसरा पार्टिकल 2m मास का है, उसकी वेलोसिटी 0 है, और आफ्टर कॉलिजन जो 3m मास का पार्टिकल हो गया उसकी वेलोसिटी हमसे पूछिए। जस्ट अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल सा मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो इस पार्टिकल का है mv, दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम 0 है। फाइनली ये 3m इंटू वी डैश। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी आएगी कंबाइंड पार्टिकल की वो आ जाएगी v/3। v/3 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इसमें जस्ट एक छोटा सा यूज हो रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन का, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल टू टेम्परेचर 300 केल्विन इज लैम्डा। व्हाट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस मॉलिक्यूल एट 600 केल्विन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p। मोमेंटम को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2mk, और काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल की वो 3/2 kT, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं λ2/λ1 इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2। शुरू में टेम्परेचर कितना था 300, बाद में टेम्परेचर है 600। सो दिस विल बी λ2/λ1 इक्वल्स टू 1/√2, और वी कैन राइट λ2 इज λ1/√2 मीन्स λ/√2। λ1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लैम्डा है, यानी जो सेकंड वाला टेम्परेचर दे रखा है 600 केल्विन, उस वक्त जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो λ/√2 हो जाएगी। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। λ/√2 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। A particle in SHM is crossing +a/2 and moving towards the extreme at time t equals to 0. If its equilibrium of SHM is x equals to a sin omega t plus delta, find delta। इक्वेशन हमें दे रखी है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, और इन्फॉर्मेशन क्या है, ये तो हो गई है मीन पोजीशन, ये हो गई है एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पे पार्टिकल +a/2 पे है और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस तरफ। तो हमें इसमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो हमें x की वैल्यू है वो +a/2 दे रखी है। तो अगर हम यहाँ इसको पुट करें तो a/2 इक्वल्स टू a साइन डेल्टा, सो साइन डेल्टा विल बी 1/2। तो यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुटअप करके और आंसर निकालना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 में, मोनोटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम P नॉट V नॉट टू V नॉट बाई टी। उसका इनिशियल प्रेशर P नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और हमें वॉल्यूम में चेंज करना है, यानी गैस को कंप्रेस करना है V नॉट से V नॉट बाई 8 तक। और दो डिफरेंट प्रोसेस दे रखे हैं, एक आइसोथर्मली और एक एडियाबेटिकली। इफ फाइनल प्रेशर of the gas in both the processes is P1 and P2 respectively, then find ratio of P1 and P2. Okay. सबसे पहले इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देख लेते हैं हम। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वी कैन राइट P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, इनिशियल वैल्यू जो वॉल्यूम है वो V नॉट है। फाइनल प्रेशर हमें निकालना है विच इज P1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V नॉट बाय 8। तो यहां से जो P1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 P नॉट। यानी ये प्रेशर कब का आया, जब प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोथर्मल। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लिख सकते हैं PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है P और V के टर्म्स में, वो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मींस वी कैन राइट P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल की पावर गामा। इनिशियल प्रेशर अगेन P नॉट, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, गामा। गैस जो हमें दे रखी है इसमें मोनोटोमिक गैस है, गामा की वैल्यू उसके लिए 5/3 होती है। फाइनल प्रेशर P2 है, V फाइनल जो है वो अगेन V नॉट बाय 8 और ये पावर कितनी 5/3। तो यहाँ पे जो P2 यानी जो फाइनल प्रेशर होगा फॉर दिस प्रोसेस वो हो जाएगा अपने पास में 8 की पावर 5/3 इंटू P नॉट, एंड 8 की पावर 5/3 को हम लिख सकते हैं 32। दिस इज 32 P नॉट। तो ये प्रेशर कब का हो गया है, जब प्रोसेस कौन सा है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस अगर होगा तो उस केस में जो फाइनल प्रेशर है वो 32 P नॉट है। आइसोथर्मल वाले केस में फाइनल प्रेशर 8 P नॉट है। सो P1 by P2 is 8 P नॉट अपॉन 32 P नॉट, यानी 8/32 यानी 1/4। तो इसका आंसर होगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट 1, पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज 1 इन रेजोनेंस कंडीशन। बिल्कुल सर्किट है, अगर मान लो रेजोनेंस कंडीशन में LCR सर्किट है इन रेजोनेंस स्टेट, देन जो पावर फैक्टर होता है अपने पास में, पावर फैक्टर मींस 10 phi, वो होता है R/Z। बट इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस R इक्वल्स टू Z, यानी Z की जो वैल्यू होती है वो R के बराबर होती है, तो ये 1 ही आएगा, 10 phi इक्वल्स टू 1। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I 0। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रेजोनेंस की स्टेट होती है तो उस वक्त L और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मिलाकर के वो 0 हो जाता है। पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो R को ही मिलता है। तो उसमें लिखा है फॉर रेजोनेंस कंडीशन LCR सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज 0। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज है और जो रिजल्टेंट करंट है दोनों सेम फेज में हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिलता है, और रेजिस्टेंस वाले केस में वोल्टेज और करंट जो होती है वो सेम फेज में होती है, यानी फेज डिफरेंस जो है वो 0 होगा। फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा। स्टेटमेंट 2 भी इसमें करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 50 मीटर। What will be the horizontal range of the particle if it is projected at an angle of 45 degree with same speed? Same speed इसमें रेंज का फॉर्मूला हम यूज करें u² sin 2θ by g। तो सबसे पहले तो हमें एंगल इसमें यूज करना है कितना, 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा u² sin, थीटा की जगह 15 लिखेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा अपॉन जी, यानी हो जाएगा u² by 2g। R डैश का मतलब ये ले लेते हैं हम, जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा u² sin 2θ में थीटा को अगर हम 45 डिग्री लिखेंगे तो sin 90 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा u² by g। u² by 2g की वैल्यू जो है, यानी हमें पुरानी रेंज दे रखी है 50, तो u² by g की जो वैल्यू आएगी वो 50 into 2,
यानी आ जाएगा 100 मीटर। यानी सेकंड केस में जब 45 डिग्री के एंगल पे पार्टिकल को थ्रो किया है तो उस वक्त रेंज कितनी आ गई 100 मीटर। 100 मीटर मींस ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इज गिवन व्हेन बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड रीचेस टू होम एज शोन इन ग्राफ। दो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से घर पे पहुंच रहे हैं और उनके लिए मैं पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, इस तरह का ग्राफ दे रखा है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। एक का ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जस्ट ओरिजिन से और एक का आगे से स्टार्ट हो रहा है, यानी दोनों अलग अलग टाइम पे अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं एज पर ग्राफ। सबसे पहले इसमें हमें ऑप्शन चेक करने, ए मूविंग फास्टर देन बी, कौन सा स्टूडेंट ज्यादा फास्ट चल रहा होगा, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो जिसका स्लोप ज्यादा है तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, बी का। तो बी जो है वो ए से ज्यादा फास्ट चल रहा है, तो इसमें लिखना है बी मूविंग फास्टर देन ए। इसका मतलब एक तो बी इसमें सही आ रहा है क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। फिर इसमें सी में लिखा है ए लिव्स नियर स्कूल और बी में लिखा है बी लिव्स नियर स्कूल, किसका घर ज्यादा स्कूल के पास में है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो यहां से इसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ए का और यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ बी का, और हमें ऑप्शन इसमें चूज करना है कि किसका घर ज्यादा पास में है। तो इससे हमें यह पता लग जाएगा, यहां दोनों ही ओरिजिन से x बराबर 0 से स्टार्ट हुए हैं, दोनों के लिए जो कर्व वो x बराबर 0 से स्टार्ट हुए हैं। ज्यादा हाइट तक जिसका ग्राफ है उसका घर ज्यादा दूर है और जो पहले खत्म हो गया ग्राफ उसका घर ज्यादा पास है। इसका मतलब A लिव्स नियर द स्कूल, इसका मतलब जो A स्टूडेंट है उसका घर पास है, B वाले का घर दूर है। इसका मतलब A लिव्स नियर स्कूल, एक तो C सही हो गया है, B के साथ साथ इसमें C भी सही है। ऑब्वियसली D गलत हो गया है। ई में लिखा है A टेक्स मोर टाइम टू रीच होम देन बी, टाइम ज्यादा किसको लगा है, तो इसकी मोशन यहां से स्टार्ट हो रही है A की और B की यहां से स्टार्ट हो रही है, खत्म A के टाइम पे हो रही है। तो A को इतना टाइम लगा है, B को इतना टाइम लगा है, यानी A को ज्यादा टाइम लगा है और B को कम टाइम लगा है, वो इसमें लिखा है A टेक्स मोर टाइम टू रीच होम देन B, यानी E भी इसमें सही है। तो B, C और E तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो B, C इसमें आ रहा है थर्ड में, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज 60 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड आर 15, इफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज 2.4 देन फाइंड करंट इन द सोलेनॉइड। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है सोलेनॉइड के लिए H इक्वल्स टू NI, इसका फॉर्मूला होता है और हमें H की वैल्यू दे रखी है और I पूछा है और N की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो कितने 15 और टोटल इसकी लेंथ कितनी है 60 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 15/60 इंटू 100 यानी आ जाएगा 25। स्मॉल n की वैल्यू आ गई 25। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ हमने करके n की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर देंगे। H हमें दे रखा है 2.4, N की वैल्यू है 25, बस जस्ट I की वैल्यू हो जाएगी 2.4 अपॉन 25। इसको सॉल्व करके और इजीली अपना आंसर हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डबल्ड देन करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल। नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से करंट सेंसिटिविटी जो होगी उसका इसने पूछा है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। NIAB इक्वल्स टू C थीटा, सो थीटा अपॉन I इक्वल्स टू हो जाएगा NAB अपॉन C, दिस इज करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसा कि उसने स्टेटमेंट 2 में उसका यूज किया हुआ है, तो वो थीटा अपॉन V हो जाएगा, उसमें यहाँ पे ये NAB अपॉन C के साथ रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी, बिल्कुल सही। अगर हम N को डबल कर देंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है इसका। स्टेटमेंट 2 में लिखा है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स सेम, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज देन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीजेज बाय सेम रेशियो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को
चेंज करें तो उतने ही प्रोपोर्शन में, उतने ही अमाउंट से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज होगी क्या? अब उसमें चूंकि आर का फैक्टर आ गया है, उसकी वजह से जब एरिया को या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करेंगे तो उसमें फर्क आएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको डबल करेंगे तो वो भी डबल हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19th में, पावर अक्रॉस जेनर डायोड इज 1.6 वाट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 8 वोल्ट इफ इनपुट वोल्टेज फ्रॉम 3 वोल्ट टू 10 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमें दे रखी है 10 वोल्ट। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये निकाल सकते हैं करंट इसमें कितनी चाहिए होगी। पावर दे रखी है 1.6 और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो हमें दे रखी है 8 वोल्ट। तो P इक्वल्स टू होता है VI, उससे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं P अपॉन V, यानी 1.6/8। पावर की वैल्यू 1.6 से P इक्वल्स टू VI, इससे हम करंट निकाल रहे हैं P अपॉन VI। पावर है 1.6 और वोल्टेज हमें दे रखी कितनी 8, तो यह आ जाएगा यहां से 0.2, यानी 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाहिए। अब 0.2 एम्पियर की करंट हमें फ्लो करवानी है, I इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर। हमें पूछा है रेजिस्टेंस R अल्फा। R अल्फा कितना होगा? टोटल जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में से जो जीरो वोल्टेज जो दे रखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो कितना दे रखा है 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट है, टोटल 10 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 2 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जस्ट रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल्स टू IR। तो इससे R इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन I। वोल्टेज जो है उसके अक्रॉस वो 2 वोल्ट है और करंट जो है, करंट की वैल्यू 0.2 हो गई है। तो यहां से अपने पास आंसर इसमें आ जाएगा 10 ओम। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दो वायर दे रखे हैं स्टील और ब्रास के और मासेस लटका रखे हैं, लेंथ भी दे रखी है वायर्स की, कुछ डेटा दे रखा है जैसे यंग्स मॉडुलस दे रखा है और क्रॉस सेक्शन की रेडियस भी दे रखी है। और हमसे पूछा है एलोंगेशन स्टील वायर, यानी डेल्टा एल पूछा है। इस स्टील के वायर में हमें डेल्टा एल निकालना है। तो काफी ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, और ये डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स है उसका मतलब टेंशन होगी, टी एल अपॉन ए डेल्टा एल। एलोंगेशन ही निकालना है, मीन्स डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है, तो टी एल अपॉन ए वाई, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। टी का मतलब इसमें टेंशन हो जाएगी और टेंशन कितनी होगी ऊपर स्टील वायर में, इन दोनों का मास ऐड करके वेट निकालना है। तो 2 kg और 1.14 kg यानी 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14। ओके, ये मास और इनटू जी, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 यूज कर लेंगे, mg, ये तो टेंशन होगी ऊपर वाले वायर में, इनटू लेंथ, लेंथ इस वायर की हमें दे रखी है 1 मीटर या 1 मीटर पुट कर देंगे, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में आर हमें रेडियस दे रखी है कितनी 0.2, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। और फाइनली जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11। ये डेटा पूरा पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इजीली आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, आंसर को वेरीफाई करवा सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसमें सेकंड आंसर आना चाहिए, वी कैन चेक इजीली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट्स विद डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। जो एनर्जी है किसी गिवन वॉल्यूम में वो कैसे लिख देंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर किसी गिवन वॉल्यूम में निकालनी है तो उस वॉल्यूम से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस वॉल्यूम से हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, या कुछ भी यूज कर सकते हैं। जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो उसमें स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे अपने पास में साइन स्क्वायर का फंक्शन आ जाएगा। और साइन स्क्वायर के फंक्शन को हम जो है वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2। यहाँ पे जो आएगा वो 2 मल्टीप्लाई आएगा, और 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, यानी एनर्जी
इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट्स, एनर्जी के जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी के ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। स्टेटमेंट 1 में लिखा है इन अ वाटर रिजर्वर प्रेशर विल बी सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये बिल्कुल सही है। अगर किसी कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर रेस्ट पे है, तो सेम लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पे प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में लिखा है इफ प्रेशर अप्लाइड इन अ क्लोज रिजर्वर देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल सही है। अगर किसी कंटेनर के किसी भी एक पॉइंट पे हम प्रेशर चेंज कर देते हैं तो सेम अमाउंट में इमीडिएटली सब जगह उतना ही चेंज पहुंच जाता है। ये भी स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ गया है। ओके स्टूडेंट्स,